हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन के टाइप पूछे जाते हैं परसेंटेज में वो पूरे नहीं हो पाए थे, तो जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है परसेंटेज का उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद ही आप सेकेंड वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से। एमपी टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर जाकर के आप लोग पुराने वीडियो देख लीजिए, जितने भी वीडियो है, क्योंकि इसमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग से आप लोग पूरी वीडियो देखिए। अगर पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को देखिए, इसके बाद क्रम से आप चलते आइए। जिस तरह से टॉपिक ख़त्म होते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो बचे हुए क्वेश्चन के टाइप थे परसेंटेज में, उनकी ट्रिक समझ लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वो फॉर्मूला डायरेक्ट रटिए, वो एक ट्रिक होती है, लेकिन हमें अपने लॉजिक से कैसे हल करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, तो पहले उसको समझिएगा। फिर जिस तरह से मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, खुद का लॉजिक लगा करके, उस तरह से आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट आपको लॉजिक लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो टाइप बचे थे उनकी कुछ ट्रिक समझ लेते हैं पहले। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक था, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो पहले वीडियो में काफ़ी कंप्लीट कर दिया है, जो अभी बचा हुआ है उसको अभी हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका परसेंटेज हिंदी में आपको पता ही है, प्रतिशत बोलते हैं इसको। चलिए, तो हम चलते हैं कि अब किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक तो आपका ये रहा, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर, n% वस्त्र पर तथा p% भोजन पर खर्च कर x रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी, कैसे निकालोगे? इसमें सीधा सा फॉर्मूला है कि 100 अपॉन 100 माइनस में क्या किया, m प्लस n प्लस p तीनों को जोड़ करके घटा दिया, इंटू x कर दिया। अब कोई क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला है अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जैसे उसने m% भोजन पे खर्च किया, वहाँ प्रश्न में कुछ भी आ सकता है कि m% उसने अपने मूवी देखने में खर्च किया, कपड़े खरीदने में खर्च किया। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप ये चीज़ें तो आप लोग समझते होंगे कि सेम जो यहाँ पर लिखा है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ घुमा के देगा। आपको ध्यान देना है बेसिक कॉन्सेप्ट पर और मेथड पर। तो चलिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक रमेश लड़का है। रमेश अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, 30% वस्त्र पर खर्च करता है और 15% आपका मनोरंजन पे खर्च करता है। ये सब खर्च करने के बाद उसके पास 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी ये हमें निकालना है। कैसे हल करोगे? डायरेक्ट एक तो फॉर्मूला है, आपको पता ही है क्या करना है। इसको मासिक आय निकालना है तो आप 100 लिखेंगे, 100 माइनस क्या करोगे आप, 20 प्लस 30 प्लस 15 इंटू 700। तो क्या आ जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस 65 इंटू 700। तो नीचे क्या बचेगा, 100 अपॉन 35 इंटू 700।
35 दूनी 70, तो कितना बचा आपका 2000 आ गया। मासिक वेतन उसका कितना है 2000, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये तो फॉर्मूले से हो गया। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है, तो डायरेक्ट में भी कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, सीधा सा लॉजिक है कि उसने क्या बोला है कि अपनी मासिक आय में से 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर। तो आपको इस तरह से फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं है कि पहले उनको जोड़ो, डायरेक्ट आप इनको जोड़ सकते हैं। तो कितने हो गए 30, 20, 50, 60, 65 हो गए। ठीक है, तो 100/100 माइनस 65 करोगे तो कितना आ जाएगा। चाहे ये स्टेप लिख देता हूं मैं, आप लोग नहीं लिखेंगे। इंटू 700, तो 100/35 बचेगा, इंटू 700, 35 से काट दोगे 20 आ जाएगा, बराबर में आंसर कितना आ गया 2000 आ गया। बस मासिक वेतन कितना हो गया उसका 2000 हो गया। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर देना है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए आपको पढ़ने में सेम लगेगा कि वैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बता देता हूँ। एक आदमी अपनी आय का m% भोजन पर, शेष का n% वस्त्र पर, ये शब्द समझिए शेष का, यानी कि m% खर्च करने के बाद जो उसकी आय बचेगी उसका फिर n% वस्त्र पर खर्च करता है। इसके बाद फिर शेष का जो बचेगी उसका p% यातायात पर खर्च करने के बाद x रुपए बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तब आपको अब अलग अलग करना होगा। जो रुपए बचा लेता है उसको लिखेंगे आप, यहाँ पर लिख दिया है x, चाहे पहले लिख लो। इसके बाद आपको सबका 100/100 माइनस m, इसके बाद फिर 100/100 माइनस n, इंटू में 100/100 माइनस p, इंटू x लिख देना है। जो आंसर आएगा आपका वही आंसर होगा उसकी जो मासिक आय होगी। अब एक प्रश्न ले लेते हैं, चाहे उसी प्रश्न को ले लो, बस शेष लगा देना है तो आंसर आ जाएगा। चलिए यहां पर चेंज कर देते हैं वैल्यू को, यहीं पर लिख देती है रमेश है कोई, वह अपनी आय का 20% किस पे खर्च करता है, भोजन पे। यहाँ समझिए 20% भोजन पे। अब यहाँ पर लिखिए शेष का, जो भोजन पे खर्च कर दिया, मान लीजिए 100% सैलरी थी, 20% खर्च किया उसने भोजन पे, तो बची कितनी 80%। अब 80% का 25% वो क्या करेगा वस्त्र पर। उसी का मतलब होता है कि शेष का 25% वस्त्र पर खर्च करता है, तथा फिर से शेष का ही जो बचेगी उसके बाद उसका 10% आपका यातायात पे खर्च कर देता है। यातायात पर खर्च करने के बाद उसकी सेविंग कितनी हो जाती है 5400 रुपए उसको बच जाते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है, ये हो गई आपकी सेविंग। पूछ क्या रहा है मंथली इनकम MI कितनी होगी, है ना, मासिक आय कितनी होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब अलग अलग दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, 5400 सेविंग है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे लिखना। 5400 आपकी सेविंग थी। अब हम 100 को ऊपर लेंगे सबके, क्योंकि हमें क्या करना है मासिक आय निकालना है, तो ज़्यादा होगी मासिक आय, तो 100 को ऊपर लेंगे। पहले 20% भोजन पे खर्च किया तो 20% लिख दिया। अब जितनी बची, क्योंकि यहाँ पर 80 लिखेंगे नीचे, सॉरी, 100/80 भोजन पे खर्च कर दिया। तो अब जितनी बची उसी का क्या करोगे, फिर से 100/25% वस्त्र का करता था, तो यहाँ पे 75 लिख दोगे। इसके बाद 10% यातायात पे करता था तो 100/90 लिख दोगे। अब इसको सॉल्व कर देना है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कि उसकी मासिक जो इनकम है वो कितनी थी। सॉल्व कर देते हैं। 9 जीरो से 1 जीरो काट दो, 9 से काटोगे तो 9 छक्का 54, यहाँ बचेगा 60। इस जीरो से 60 वाली जीरो काट दो, 4 से काटो तो 4 दूनी 8, 25 चुको 100, 25 ती 75, फिर 3 दूनी 6 और 2 से 2 ये कट गया। 100 गुणे 100 बचा यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी जो इनकम होगी वो 10,000 आ जाएगी। सॉरी, ये हो गया आपका आंसर। यानी इसकी जो मासिक
आय होगी वो 10,000 रुपये होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट के बाद एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों के जो डाउट है ना क्वेश्चन करने के बाद सारी क्लियर हो जाए। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आपको क्या करना है कि इस तरह से एग्जाम्पल लेकर के, जो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ उस हिसाब से लगा सकते हैं। या तो आप सीधी सी बात है, जब शेष का बोला था उसने तो डायरेक्ट जोड़ के सबका माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बची हुई इनकम का इतना खर्च करता था। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मासिक वेतन। तो मासिक वेतन क्या है, खर्च जो बचत की है उससे ज़्यादा होगी तो हम ऊपर 100 लेंगे, और जो खर्च किया है उसको माइनस करके 100 में से नीचे लिखेंगे। ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/m भाग पत्नी को, इसके बाद शेष का बोल रहा है, शेष का 1/n भाग बड़े बेटे को, तथा शेष का, इस पे बहुत गौर करना है, शेष का 1/p भाग छोटे बेटे को देने के बाद x रुपए बचा लेता है, तो उसकी टोटल आय कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या बनाया है उसने, m जो ऊपर लिखा अपोन में m-1, क्योंकि ये 1/m खर्च किया तो यहाँ पे 1 माइनस कर दिया। यहाँ a/n लिखा है, अगर यहाँ पे भी 1/n लिखता तो यहाँ पर भी n-1 लिख लेते। तो ये यहाँ पे इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू है ना वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर 2/m लिख सकता था, तो 2 नीचे माइनस करोगे यानी n-2 लिखेंगे। इसी तरह से जब शेष का 1/p था तो p/p-1 और इंटू में कर दिया जो बचा हुआ था, तो उसकी टोटल आय निकल आएगी कि उसकी टोटल आय कितनी थी। अब एक प्रश्न कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको पहले आप लोग अच्छे से समझिएगा, जो पॉइंट हैं उनको मैं लिखता जाऊंगा, जो लिखने की जरूरत है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/5, शेष का 2/7, यहां रखिएगा, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपए बच जाते हैं। कितने बचा लेता है, 900 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी टोटल आय कितनी होगी, ये पूछ रहा है कि जो टोटल आय है वो कितनी होगी, टोटल इनकम कितनी होगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। मतलब क्या कि कोई भी एक व्यक्ति है, अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देता है। उसके बाद 900 रुपए की उसके पास बचत हो जाती है। तो टोटल आय कितनी होगी उसकी। तो देखिए कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, जैसा 1/5 लिखा है तो 1/5 में से 1 ही घटा दो, इंटू है, अब यहां पर 2/7 भाग है तो m लेना है ऊपर, याद रखिएगा यहाँ पर 5 लेंगे, माइनस आपको 1 ही करना है, तो 5/5 - 1। अब यहाँ पर 2/7 किया है तो 7/7 - 2, इंटू 1/4 भाग दिया था छोटे को तो 4/4 - 1। शुरू में चाहे 900 लिख दो चाहे लास्ट में 900, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 900 गुणे 5/5 - 1 गुणे 7/7 - 2 गुणे 4/4 - 1। इस तरह से आपको इसको अब सॉल्व कर देना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, 900 गुणे 5/4, 7/5, 4/3, 5 से 5 डिवाइड, 4 से 4, 3 से 9, 300 यहाँ बचा, 7 × 2100। तो टोटल जो उसकी आय थी वो 2100 रुपए थी। ठीक है, यही प्रश्न पूछ रहा है।
अब देखिए एक प्रश्न यहाँ से बना सकता है कि जब 2100 टोटल हमने निकाल लिया, अब बोल दे कि पत्नी को कितना दिया, तो पत्नी को 1/5 दिया था ना, तो इसमें से क्या करो, 1/5 का गुणा कर दो, 1/5वां भाग इसका निकाल दो, जो सॉल्व करने पर आएगा वो हो गया पत्नी का भाग। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? जहां पर डाउट होता है बच्चों को वो मैं पॉइंट भी बता देता हूं ताकि डाउट ना बचे आप लोगों के। तो आपको क्या करना है, चाहे वो फॉर्मूला देख लीजिए, नहीं तो जब इस तरह के क्वेश्चन 4-5 आप लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी कि ना तो हमें फॉर्मूले से मतलब है क्या लिखा था, हमें किस तरह से इसको लिखना है और सॉल्व कर देना है, डायरेक्ट वो लिख दोगे, है ना। आपका जो बटे में भाग है उसको ऊपर लिखना है, जो अंश में है उसी में से माइनस करते जाना है उसको। जैसे 7 था तो 7 - 2, क्योंकि 2/7 भाग दिया था बड़े बेटे को, तो हमने 7/7 - 2। छोटे को दिया था 1/4, तो 4 ऊपर लिखा और 4 में से ही 1 माइनस कर दिया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हमारा है अगला कॉन्सेप्ट, ठीक, क्या है, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में m% अंक प्राप्त करता है और x अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। m% उसको अंक प्राप्त हुए और x अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र n% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से y अंक अधिक है। कहने का मतलब उसका ये है, तो परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कि किसी परीक्षार्थी को m% अंक पहले प्राप्त होते हैं तो वो x अंक से कुछ भी, अब x का मतलब होता है वहाँ कुछ भी अंक हो सकते हैं, उतने अंकों से आपका क्या हो गया, बच्चा फेल हो गया। लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसने n% प्राप्त किया और उत्तीर्ण से जो अंक ज़्यादा हैं उसके y अंक ज़्यादा हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। इसको निकालने के लिए आपको डायरेक्ट लिख देना है ऊपर 100/m - n, यानी दोनों का अंतर, इनटू में क्या करोगे x + y कर देना है, आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आया कैसे निकालना है। जब पूर्णांक निकालना है तो या तो आप पूर्णांक मान सकते हो, दो तरह से क्या है कोई भी क्वेश्चन दो तरह से लग सकता है, 3 तरह से लग सकता है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से पहले बताता हूँ, फिर दूसरे तरीके से कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। अब मान लीजिए एक प्रश्न है आपका, एक किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से फेल हो जाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा बच्चा है, उसको 32% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि उत्तीर्ण से कितने 18 अंक ज़्यादा हैं। उत्तीर्ण से इसके 18 अंक ज़्यादा है और इसके क्या थे 14 अंक कम थे। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना रहा होगा एग्जाम में, ये बताना है हमें। तो जो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्या था फॉर्मूला, यहाँ पर आपको लिखना है 100 अपॉन में दोनों का अंतर, यानी कि 32 - 28 कर दोगे, समझ में आया, गुणे में x + y, यानी कि ये दोनों अंक जो कम और ज़्यादा थे उनको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 32 आएगा, इसका भी दोनों को जब आप जोड़ेंगे 32 आएगा। सॉल्व कर लीजिए आप, 100/4 यानी 25 गुणे 32 बचेगा आपका सीधे सीधे, कितना आ गया 800, यानी टोटल जो पूर्णांक था वो कितने का हो गया 800 का हो गया। ठीक है, अब एक अगर खुद का लॉजिक लगाना है कि इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं एक अपना मेथड बता देता हूं कि अगर फॉर्मूले ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो ये ट्रिक अपने आप याद हो जाएगी आपको। 100/m - n, यानी कि दोनों का अंतर, और जो कम और ज़्यादा अंक वाले थे उन दोनों को बाद में जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें अपने दिमाग से करना है इसी क्वेश्चन को। तो पूछा क्या था कि मैक्स पूर्णांक कितना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक को मान लेंगे, क्योंकि पूर्णांक हमें पता नहीं है।
पूर्णांक हमने मान लिया x, ठीक है। अब x पूर्णांक मान लिया, पास होने के लिए किसको कितने चाहिए आपको पता है, तो x पूर्णांक है, उसको कितने % अंक मिले हैं, 28% मिले हैं, तो 28/100 लिख देंगे। कितने अंक से फेल हो गया, 14 अंक से, तो क्या करो इसमें 14 जोड़ दो तो पास हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप इसी में। अब बराबर में इसको भी बराबर लिखना है जो दूसरे बच्चे की है, तो पूर्णांक मान लीजिए x का है, 32% उसको अंक प्राप्त हुए तो 32/100 लिख दिए। लेकिन 18 अंक ज़्यादा हैं तो उसको माइनस कर दो 18 अंक, तो पास हो जाएगा। उतने ही अंक हो जाएंगे जितने इसके हैं, क्योंकि यहाँ पर 14 नंबर से फेल हो रहा था, हमने 14 नंबर जोड़ दिए। यहाँ पर 18 नंबर ज़्यादा हो रहे थे उसके, तो 18 नंबर से माइनस कर दिया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आप डायरेक्ट क्या करते, 100/m-n, दोनों का अंतर और दोनों को जोड़ दोगे। आपको जो जितने अंक से आपका उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हो रहा था, तो आप दोनों को जोड़ दोगे और निकाल दोगे। वो हो गया फॉर्मूले का फंडा। 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको ये वाला ट्रिक भी पता चल जाएगा। अब देखिए अपने लॉजिक से जैसे किया कि इस तरह से हम कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर लिखोगे तो हो जाएगा 28x/100 प्लस 14/1 लिख सकते हो, बराबर में 32x/100 माइनस में 18/1। अब x वालों को एक साइड ले आइए और जो अंक हैं उनको एक साइड ले जाइए। इतना तो आपको आता होगा पक्षांतर करके कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 14 लिखा ही है, ये 18 को इधर ले आएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा, बराबर में 32/x 100 है, माइनस में 28x/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 32। अब यहाँ पर 32x माइनस 28x/100 लिख दोगे, एलसीएम लोगे, कैसे माइनस करते हैं सब पता है आपको। 32 इंटू यहाँ पर 100, ये 100 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4x बचेगा। तो 4 से ये 32 कट जाएगा, 4×8 32, x बराबर कितना आ गया 800 आ जाएगा। x हमने क्या माना था, पूर्णांक माना था, तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल के कितना आ गया 800, आपका आंसर आ गया। तो ये थोड़ा लेंदी है, हमें टाइम की बचत करनी है, तो आप डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा दीजिए जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये वाला 28% उसको अंक मिलते हैं, 14 अंक से फेल हो जाता है, 32% अंक प्राप्त होते हैं और 18 अंक ज़्यादा मिल जाते हैं पासिंग मार्क्स से। तो डायरेक्ट क्या करना है, 100 दोनों को माइनस कर देना m-n, और यहाँ पर जो अंक मिले थे उनको x + y जोड़ देना है। दैट्स इट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आपको सुटेबल लगे, अगर टाइम है आपके पास, फॉर्मूला इस तरह की ट्रिक भूल जाती है तो डायरेक्ट जैसा मैंने बताया वैसे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमारी है अगली ट्रिक पॉपुलेशन पर, ठीक है ना। जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष m% की वृद्धि, दूसरे वर्ष n% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष p% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। तो आपको पूर्व की जनसंख्या दी होगी, यहाँ पे लिखना है फॉर्मूले में। अब देखिए हर वर्ष वृद्धि हो रही है, तो मैं डायरेक्ट यही कहूँगा कि आपको क्या करना है, जैसे m वृद्धि होगी तो 110, या इसको भी जब सॉल्व करोगे ना तो भी वही आएगा, 1 + m/100, फिर ब्रैकेट में 1 + n/100, फिर 1 + p/100। लेकिन जब पूर्व की संख्या दी हो, ठीक, तो 3 वर्ष बाद वो संख्या कितनी होगी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है, रटने की उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा कैसे करना है आपको। इसके बाद यदि किसी गांव की जनसंख्या x हो, अभी प्रेजेंट में जनसंख्या x है, उसमें m% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो t वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। कुछ भी बोल सकता है कि 10% से वृद्धि हो रही है, तो 5 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। अगर इस तरह का प्रश्न पूछ देता है, अलग अलग नहीं पूछ रहा आपका, समझिएगा,
पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या कहा कि प्रथम वर्ष इतने % की वृद्धि होती है, दूसरे % इतने % की, अलग अलग % है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या दे दिया है उसने कि आपका डायरेक्ट कितनी, यहाँ पर कितनी जनसंख्या, पुरानी जनसंख्या यहाँ पे लिख लेना x में, और 5 साल तक लगातार 10% की वृद्धि से वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो ये फॉर्मूला लगा दोगे x 1 + m/100 की पावर t, यानी कि टाइम की पावर कर देंगे। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं, और बिना ट्रिक लगाए, ये ट्रिक भी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लोगे, इससे क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी ट्रिक से आगे वाली ट्रिक बन करके आई है। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन करते हैं। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। पहले से दिया हुई कोई जनसंख्या है जो कि 50,000 है। इसमें 3 लगातार वर्षों में, यानी कि पहले साल 5% की वृद्धि, दूसरे साल 10% की वृद्धि और तीसरे साल 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो अलग अलग वर्ष में अलग अलग वृद्धि हुई है। तो आपको क्या करना है, सीधे 50,000 लिखना है, इनटू, अब वृद्धि हुई है तो 105/100 कर सकते हो, फिर 110/100 लिख सकते हो, और 120/100 लिखते हो। 3 साल बाद इतनी जनसंख्या हो जाएगी। इसको सॉल्व कर दो। अब बताओ, यहाँ पर कहीं जरूरत पड़ी फॉर्मूले की? जो ट्रिक बताया उसकी जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जब वृद्धि की बात करें तो 100 में से ही जोड़ के लिख दो उसको, 105/100 वृद्धि की बात कर रहा है। तो 4 जीरो कट जाएंगी इससे, ये दोनों जीरो कट जाएंगी इससे। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 5 गुणे 105 गुणे 11 गुणे 12, तो ये आपकी आ रही है 69,300। 69,300 जनसंख्या हो गई। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कि 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 69,300 जनसंख्या होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने उस तरह से नहीं लिखा कि 1 + 5/100, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जनसंख्या दी हुई थी, और जनसंख्या में जिस तरह से वृद्धि हुई उसी तरह से हम वृद्धि करते चले गए। एक साल में वृद्धि हुई 105/100, यानी 5% बढ़ा था। दूसरे साल 110/100, उसी संख्या में जो जनसंख्या हो जाएगी, तो पहली साल 5% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 10% की होगी, तीसरे साल 20% की होगी। तो डायरेक्ट क्या करते चले गए, वृद्धि करते चले गए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, किसी गांव की जनसंख्या 800 है, तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी? अब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आपका 2 वर्ष, लेकिन हर साल आपकी जो वृद्धि हो रही है वो 5% ही हो रही है। तो आपको अलग अलग वृद्धि करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, टाइम का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं आप, 800 इंटू 5% की वृद्धि हुई है तो ऐसे कर सकते हो, 105/100 की वृद्धि कर दी। अब 2 साल है तो ये तो 2 साल लिख दिया, सीधे 2 का स्क्वायर कर दो, हो गया आपका। 5 से काट दो तो कट जाएगा, 5 से काटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20, ऊपर आ जाएगा 21। तो 800 इंटू 21/20 का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आपका, 800 इंटू 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, और 20 का 400, 4 दूनी 882, 882 जनसंख्या हो गई आपकी 2 वर्ष में। आ गया आंसर।
हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट मैं और को बता देता हूं आप लोगों को कि अगर इसी में आपका पूछ दे किसी फॉर्मूले में कि पूर्व में इसकी संख्या कितनी रही होगी, पॉपुलेशन की पूर्व की पूछ दे, तो जो संख्या दी हो उसके बटे में आपको लिख लेना है। फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए यहां पर पूछ दे कि टी वर्षों के पूर्व की जनसंख्या, जब पूछेगा पूर्व की जनसंख्या, क्वेश्चन जब हम आगे करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन ले लेंगे, आप लिख लीजिए। तो जो पॉपुलेशन है उसको ऊपर लिखेंगे और वही फंडा लगा देंगे। आप क्या लगा देंगे, सेम प्रोसीजर है, 1 + m/100 की पावर t। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये यहां पर आ गया, क्या है, ये जो ट्रिक दी हुई है, अगर इनसे आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा परसेंटेज के क्वेश्चन करने में। ये चीज समझिएगा। गेहूं के मूल्य में जब m% की कमी होने से कोई व्यक्ति x रुपए में y kg गेहूं खरीद लेगा, तो गेहूं का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। अब समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गेहूं के मूल्य में क्या हुई, m% की कमी होने से कोई व्यक्ति x रुपए में y kg गेहूं खरीद लेगा, गेहूं का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। वो ये पूछ रहा है कि m% की कमी तो हुई है, जब m% की कमी हो गई तो x रुपए में वो y kg यानी कितने भी kg गेहूं खरीद लेगा, तो जो दाम है उसका वो कितने रुपए घट जाएगा, जो गेहूं का प्रति किलो घटा दाम है वो कितना होगा। क्योंकि जब उसमें m% की कमी हुई है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है m% की कमी हुई है, प्रश्न में पूछ रहा है कि 1 किलो में कितने रुपए घटा है। तो आपको सीधे क्या लिख देना है, m% की कमी हुई है तो m/100। ठीक, m/100 आपको पता ही है, परसेंटेज को हटा दिया तो m/100 ही लिख देंगे। अब गुणे में x/y क्यों लिखा, x रुपए में y kg खरीदता है तो ऊपर लिखना है आपको x रुपए, और y kg खरीदता है नीचे में डिवाइड कर देना है, ये याद रखना है। अब इसी तरह से यहाँ पर एक नीचे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, चावल के मूल्य में m% की वृद्धि से, अब यहाँ पर वृद्धि पूछ रहा है, तो कोई व्यक्ति x रुपए में y किलो चावल कम खरीदता है। अब क्या होगा कि जब कमी हो गई है, अब रेट में वृद्धि हो गई है, तो क्या करेगा, चावल कम खरीदेगा। यहाँ पर रेट में क्या हुई थी, कमी हुई थी, तो क्या कर रहा है, गेहूं ज्यादा खरीद रहा है, y kg ज्यादा खरीद रहा है। कितना ज्यादा खरीद रहा है, y kg। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगा देना है। जब यहाँ पर m% यानी कि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो कोई व्यक्ति जो है वो x रुपए में y किलो चावल क्या करेगा, कम खरीदेगा। जब दाम बढ़ गए हैं तो उसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, तो वो निकालना है। तो उसमें भी आपको क्या कर देना, m/100 कर देना है, वृद्धि हुई थी। अब x/y बटे में कर देना है, x रुपए में जितने kg खरीद लेता है चावल उसको बटे में लिख देना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर, कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, समझिएगा, पूरा सुनिएगा, पूरा लिखूंगा नहीं मैं, लिखने वाली चीज को लिखूंगा। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई साहूकार 450 रुपए में, क्या बोल रहा है, चावल के मूल्य में 10% की क्या हुई है, यहाँ पर कमी हुई है। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में, कितने में, 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीदता है। ये जो खरीदने की बताई गई है ना, तो 450 रुपए में 5 किलो अधिक चावल उसको मिल जाते हैं जब 10% की कमी हो जाती है रेट में। समझ पा रहे हैं प्रश्न क्या कह रहा है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार जब 450 रुपए में कितना, 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो चावल का घटा हुआ मूल्य है वो क्या है, चावल का घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है।
तो आपको पता है कि 10% की कमी है, तो मैंने बताया कि जितनी परसेंट की कमी है उसको लिख लो 10/100 इंटू कितने रुपए में कितने केजी खरीदा है, तो 450 रुपए में 5 केजी खरीदा है एक्स्ट्रा, तो 5 से भाग दे दो। यहाँ पे जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो प्रति किलो इतने रुपए मूल्य कम हो गए चावल के, ये आपका आंसर होगा। 5 नाम 45, 90, 900, ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे, 9 रुपए पर केजी, ये आंसर आ गया। इसका घटा हुआ मूल्य क्या है, यानी कि 9 रुपए 1 किलो में उसके दाम घट गए। अब आप लगा लो कि 9 रुपए दाम घटे 1 किलो में, तो 5 किलो उसने ज़्यादा खरीद लिए, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूले नहीं रटो, 4-6 क्वेश्चन आप लगाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो आप डायरेक्ट क्या रखेंगे कि जितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है तो 10/100 लिख दो, जितने रुपए के जितने केजी आ रहे हैं तो रुपए ऊपर लिख दो, नीचे इतने केजी आ रहे हैं, तो आपको 1 किलो का घटा हुआ मूल्य या फिर बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पर यह क्या पूछा था कि मूल्य में कमी हुई है, तो 9 रुपए 1 किलो में कमी हुई है, यही आंसर हो गया। अब अगर वृद्धि के लिए एक क्वेश्चन लगा लें, चलो उसको भी लगा ही लेते हैं। अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, अंडे के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपए में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। 145 रुपए में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है। अब दाम बढ़ गए तो कम खरीदेगा ही, कम खरीदता है, तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, समझ रहे हैं। तो 1 दर्जन में कितना इसका मूल्य बढ़ गया, तो क्या करना है, सीधे 20% वृद्धि हुई है तो 20/100 लिखा मैंने, इंटू में कितने रुपए में, तो 145 रुपए में, कितने दर्जन, तो बटे 2, 2 दर्जन, बस आपका घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 10, 1 0 ये कट जाएगा, 14.5 रुपए पर दर्जन दाम में वृद्धि हो गई है। समझ गए आप। तो आंसर कितना आ गया, 14.5 रुपए पर दर्जन के हिसाब से रेट में वृद्धि हो गई है, जिस वजह से उसने क्या किया, 2 दर्जन अंडा कम खरीदा। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि और प्रश्न कैसे बन सकता है। यहाँ पर किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाला m% मत प्राप्त किया और वह x मतों से जीत गया, जबकि हारने वाला n% मत प्राप्त किया था, तो डाले गए कुल मत कितने होंगे। तो जितने मतों से वो जीता है आप लिखोगे उसको x/m और n का अंतर इंटू 100। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार आप इसको देखिए। इसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मान करके चलिए कि एक उम्मीदवार को 10% वोट मिले और वह 15 मतों से जीत गया, तो हारने वाले को इतने % मत मिले। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। अब हम डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक बार इसको फिर पढ़ लेते हैं। जब किसी चुनाव में मान लीजिए 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो जीतने वाले को 10 मान लीजिए 50% वोट मिले, तो वह 100 वोटों से या 200 वोटों से जीत गया, एक्स की जगह ये चीज़ लिखी है। और जो हारने वाला है उसको 30% मत प्राप्त हुए हैं, तो टोटल कितने मत डाले गए ये निकालना है हमें, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या लिखना है, एक्स, यानी कि जितने जीतने वाले को वोट मिले हैं, जितने मतों से वो जीता है उसको लिखा, बटे में दोनों का अंतर लिखा परसेंटेज का, m और n परसेंटेज, और इंटू 100 कर दिया। प्रश्न पर आते हैं डायरेक्ट। एक चुनाव है, 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार, जो जीतने वाला उम्मीदवार है समझिएगा, जीतने वाला उम्मीदवार 54% वोट उसको मिलते हैं,
54% वोट मिले उसको। तो जब 54% वोट मिले तो कितने मतों से जीता? 640 मतों से जीत गया। 640 वोट से जीता वो। तो उस चुनाव में अभी पॉइंट रह गया। अब आपका 46% क्या हुए? हारने वाले को। हारने वाले को कितने मिल गए? हारने वाले को मिले कितने परसेंट? 46%। सीधी सी बात है, जब दो उम्मीदवार, अब देखिए प्रश्न में दिया हो या ना दिया हो, तब भी आपको पता होगा कि जब 54% जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले? 46%। समझ रहे हैं आप बात को? तो उस चुनाव में टोटल कितने मत पड़े, गिनती बताना है कि टोटल कितने मत पड़े। तो क्या किया? 640 वोट मिले थे तो उसको लिखा, दोनों का अंतर लिख दिया, यानी कि 54 - 46 × 100 कर दिया। आपके टोटल मत यहां पर निकल आएंगे। माइनस करोगे तो यहां पर 8 आएगा, 8 से काट दो, 8 × 8 = 64, 80 × 100 यानी कि 8000 मत। टोटल कितनी वोटिंग हुई है? 8000 वोटिंग हुई है। अब आप इसे अगर सॉल्व करके देखना चाहें कि क्या सही है तो 54% इसका निकालिए, जो 46% बचेगा तो 640 वोट ज्यादा होंगे 54% में। समझ पा रहे हैं आप? करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आ जाएगा। और अगर आपका दे दे डायरेक्ट कि इतने परसेंट इसको मिले, इतने परसेंट इसको मिले, तो आपको वही अंतर निकाल के दे देना है। अब अगला कॉन्सेप्ट, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य x है तथा उसके मूल्य में प्रति वर्ष m% का अवमूल्यन हो रहा है t वर्षों बाद। अवमूल्यन का मतलब होता है आपका घट रहा है, उन्मूलन होता तो बढ़ रहा है, अवमूल्यन है। तो t वर्षों बाद उसका मूल्य क्या होगा? तो t वर्षों बाद, t का मतलब होता है क्या है? 2 वर्ष कह सकता है, 3 वर्ष कह सकता है, कुछ भी बता सकता है क्वेश्चन में कि आप 5 साल बाद कितने रुपए का उसका मूल्य बचेगा। तो देखिए अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? x लिख दिया कि इतना वर्तमान में इसका मूल्य है। 1 - m/100 और की पावर कर दिया हमने टाइम का। तो इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ पहले भी कि इसको ये करने की जरूरत भी नहीं है कितना करो। चलिए क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूँ। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट पहले भी बताया हूँ कि ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। अब किसी मशीन की मान लीजिए वर्तमान जो वैल्यू है वो है 48,000। इसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो 2 वर्षों बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो अवमूल्यन हो रहा है यानी कि घट रहा है, तो क्या करोगे? 95 हो जाएगा, 95/100। अब 95/100 कर लिया। अब जब यहाँ पर 95/100 करेंगे आप, तो टाइम क्या दिया हुआ था? 2 साल। तो 2 का आपने यहाँ पर पावर चढ़ा दिया, बस सॉल्व कर दीजिए आप। यहाँ पर 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो ऊपर 19 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो नीचे 20 आ जाएगा, यानी कि 48,000 इंटू 19 × 19 2 बार हो जाएगा, बटे में भी 20 × 20 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ये 2 जीरो काट दो, 2 से काटोगे तो यहाँ पर 240, फिर 2 से काटोगे तो 120, 120 × 19 × 19 जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43,320। ये आपका आंसर हो गया। तो क्या किया हमने? वो 1 - m/100 करने की जरूरत ही नहीं है। अवमूल्यन हो रहा है यानी घट रहा है, तो सीधे घटा दिया मैंने 5%, तो 95/100 लिख दिया। अब यही 5% की कमी से ही क्या हो रहा है? हर साल कम हो रहा है उसका रेट, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, आ गया आपका आंसर। एक आपका कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको और देख लेते हैं।
किसी वस्तु के मूल्य m रुपए पर केजी से घटकर n रुपए प्रति केजी हो जाए तो खर्च पूर्ववत रहने के लिए खपत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? कहने का मतलब, अगर पहले 10 रुपए पर केजी रेट था किसी वस्तु का, तो घट करके n रुपए मान लीजिए 5 रुपए केजी हो गया, तो खर्च पूर्ववत रखने के लिए, अब जब खर्च उतना ही रहे 10 रुपए केजी के हिसाब से ही, तो जो उसकी खपत है उसमें बिल्कुल वृद्धि करेगा वो। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करोगे आप? m माइनस n करोगे। जितने रुपए से रेट घटा है उसको हमेशा नीचे लिखना है, जो बढ़ जाए तो नीचे लिखना है, घट जाए तो नीचे लिखना है। तो m माइनस n अपॉन n इंटू 100 कर दिया आपने। इसी तरह से जब किसी वस्तु के मूल्य में m रुपए पर केजी से बढ़ करके n रुपए पर केजी हो गया, तो खर्च पूर्ववत रखने के लिए क्या करेगा? खपत में कमी लानी पड़ेगी। जब रेट बढ़ जाएंगे तो खपत में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो जो रेट बढ़े थे उसको पहले आप लिख दोगे। यहाँ पर यही ये n माइनस m या m माइनस n पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्राइस ज़्यादा दिखे आप उसको पहले लिखेंगे और माइनस कर देंगे। तो बढ़ी हुई बढ़ करके रेट बढ़ेगा, वो ज़्यादा होगा ना, तो पहले उसको लिख दो n माइनस n। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, समझिएगा। यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए पर केजी से घटकर 8 रुपए पर केजी हो जाता है। कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे? यानी कि जब रेट घट गया है लेकिन खर्च उतना ही करना है जितना पहले होता था, तो खपत में वृद्धि करनी होगी। तो वही पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। तो क्या करना है आपको? सीधा सा फंडा है, 10 माइनस 8 और बटे 8, जितनी वृद्धि की गई थी वो इंटू 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। तो यहाँ बचेगा 2 चौको 4 से कट जाएगा 25, यानी कि 25% खपत में वृद्धि कर दे तो जितना खर्च उसका पहले होता था उतना ही खर्च अब भी होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में? क्या करना है, 10 रुपए केजी से घट कर 8 रुपए केजी हो गया। कोई भी चीज़ समझ लो, कोई भी वस्तु समझ लो, चावल शक्कर कुछ भी समझ लो। तो जब रेट गिर गए हैं लेकिन उसको खर्च उतना ही करना है जितना पहले करता था, तो खपत में वृद्धि करनी होगी। तो वही परसेंट में पूछ रहा है कि कितने परसेंट खपत में वृद्धि करनी होगी। तो दोनों का अंतर 10 माइनस 8, और घट के या बढ़ के जो हुई है उसको नीचे आप लिखोगे। तो घटकर हुआ तो आपने 8 नीचे लिख दिया। अब एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, बढ़ने वाला। किसी वस्तु का मूल्य जो है 20 रुपए से 20 RS पर केजी कोई चीज का मूल्य था, तो बढ़ करके इसका रेट कितना हो गया? 30 रुपए पर केजी हो गया। एक सेकेंड, 30 रुपए पर केजी इसका रेट हो गया। तो कोई व्यक्ति खर्च पूर्ववत रखने के लिए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा? अब रेट बढ़ गए हैं तो खपत में कमी करनी होगी, क्योंकि पैसे तो उसके पास उतने ही हैं। उसका मतलब यही है कि हमें उतना ही खर्च करना है जितना मैं पहले खर्च करता था। तो रेट में वृद्धि हुई है तो खपत में हमें कमी करनी होगी। तो क्या कहा था, दोनों का अंतर। तो यहाँ पे कुछ नहीं देखना कि पहले n माइनस m लिखना है या m माइनस n। 30 ज़्यादा है तो 30 माइनस 20 किया, और जो वृद्धि हो रही है या घट रहा है उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे बटे में 30 कर दोगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना 30 रुपए की, और इंटू 100 करना है क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। तो ऊपर बचेगा 10, माइनस करोगे तो 10 तिया 30, तो 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट की खपत में कमी करनी होगी, 100/3% की उसे खपत में कमी करनी होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इतने टाइप के आपके परसेंटेज में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देख लें, इसके बाद ही सेकेंड पार्ट आप देखें, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहेंगे। और जो सेकेंड क्लास जो अभी चल रही है ये आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे भी दिख जाएगा, MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से बनी हुई है। तो आप लोग वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट में जितने पुराने वीडियो है ना, आप पहले वो पुराने वीडियो सारे के सारे देख लेना है। अब हम कल करेंगे कुछ क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, पुराना पेपर उठा करके आज मैं देखूंगा कि उसमें परसेंटेज से किस तरह के क्वेश्चन उठाए हैं, तो वो क्वेश्चन भी रखेंगे हम इसमें और फिर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर रहता है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिख दें। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके।